बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप तमाम लोग जो ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और लास्ट टाइम जो है हमारा जिसका यूनिट 2 का टेस्ट हुआ था उसकी डिस्कशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एच एम टी टेस्ट प्रिपरेशंस। हमारे पास इसमें जो टेस्ट था वो था एम टी कैट यूनिट 2 का। एम टी कैट यूनिट 2 का हमने जब लास्ट टाइम टेस्ट किया था, इसका में फर्स्ट एमसीक्यू देखें आप। When a constant force acts on a body, जब एक constant force act करती है बॉडी के ऊपर of mass m initially at rest, then the velocity acquired is proportional to। तो बताएं velocity का mass के साथ क्या रिलेशन होता है। देखिए जब इनिशियली रेस्ट किया तो सिंपल आपके पास ये mass ड्यू टू वाटर फ्लो वाला फॉर्मूला आ जाएगा mv/t। अगर यहाँ से आप velocity निकालें that will be f multiplied by t divided by m। यहाँ से फोर्स और टाइम तो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे स्पीड का मैस के साथ क्या रिलेशन बन जाएगा, 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन स्टूडेंट्स ठीक है। दूसरा एमसीक्यू देखिए, इसमें सेकंड एमसीक्यूज इसमें देखें आप। अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कंप्लीट्स 3 रेवोल्यूशन। एक बॉडी ने 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट की। लेट्स से फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। आपको पता है 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हुई, बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल आर, कैपिटल आर करने हैं ऑप्शन कैपिटल आर में, द रेशियो ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट टू द कवर्ड पाथ। बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। अगर दूसरा डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो 3 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस जो है वो 6 पाई आर होगा। अब उनकी रेशियो पूछी उन्होंने, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस 0 ओवर डिस्टेंस इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू देखिए, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, आपको पता है vx तो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली सिंपल सा एमसीक्यू था, अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू देखिए इसके अंदर, if instantaneous acceleration equal to average acceleration then body is moving with। अगर instantaneous acceleration जो है वो इक्वल है एवरेज के, डायरेक्ट बुक की लाइन है a instantaneous is equal to a average then body is moving with uniform acceleration। यहाँ पे कंफ्यूजन जो है मोस्ट स्टूडेंट ये करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ टिक कर देते हैं। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो याद रखें एक्सेलरेशन जो है वहाँ पे 0 है। तो चार्ली इज करेक्ट ऑप्शन, बीटा इज नॉट। फिफ्थ एमसीक्यू देखें, और रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम चार्ली। या मैंने आपको बताया हुआ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो ये अगर न्यूटन के लॉ में आप सुनाएं तो उसमें थर्ड लॉ होगा। इसमें अगर मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम एनर्जी मैथ है यहाँ पे मोमेंटम की फॉर्म में रॉकेट यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो सिक्स एमसीक्यू देखिए, The momentum of an object is increased from 10 Newton second to 20 Newton second। यानी कि ये आ गया इनिशियल मोमेंटम और ये आ गया फाइनल। By the application of force in 1 second टाइम आ गया। What is the magnitude of applied force? बताएं फोर्स कितनी होगी। F is equal to rate of change of momentum delta P over delta T। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें फाइनल माइनस इनिशियल और टाइम। तो यहाँ पे फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना है 1। तो 20 minus 10, 10 divided by 1, 10 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन, अल्फा। सेवंथ एमसीक्यू देखें, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट ओवरकम ग्रेविटी द टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अ फ्यूल ऑफ अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। डायरेक्ट बुक की लाइन है, रॉकेट वाले टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यू बुक में से आते हैं। जिस तरह के गैस इजेक्टेड की वेलोसिटी क्या होती है 4000 मीटर पर सेकंड होती है, उसका एक्सेलरेशन a इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ रॉकेट, वेरिएबल मास सिस्टम, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। ये सारी आप लोगों को बातें इसमें याद होना चाहिए। ये बुक में से मैंने आपको कहा था कि इसको रीड आउट करें सारा। नेक्स्ट 8 देखिए, अ पेयर कैन बी नॉक डाउन बाय हिटिंग वन ऑफ द फॉलोइंग बुलेट्स ऑफ द सेम मोमेंटम। ये बुक में ट्रीटमेंट्स में दिया हुआ है। यहाँ पे लेड, गोल्ड, स्टील, इनके तीनों में एक सिमिलरिटी ये है, हैवी डेंसिटी वाली, लो डेंसिटी वाली है, इसका मास जो कम है। जिसका मास कम, अभी हमने फर्स्ट एमसीक्यू किया था, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। तो वेलोसिटी का मास के साथ जो है वो इन्वर्स रिलेशन, तो इसका मास कम वेलोसिटी ज़्यादा होगी, मोमेंटम ज़्यादा होगा। रबड़ डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ एमसीक्यू देखिए,
न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ में न्यूटन का फोर्स के बारे में बताया। यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी में भी आप लोग कंसिडर करें, लेकिन यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है इसका फोर्स है, F इज इक्वल टू ma। हमें न्यूटन लॉ हमें जो नेट फोर्स के बारे में बताता है, बीटा करेक्ट ऑप्शन। 10 देखें, two forces each of magnitude 10 Newton acting on a string in opposite direction, the tension in the string is। दो फोर्सेस कहता है कि एक रस्सी को खींच रही है, यानी कि ये रस्सी है लकड़ी से, इस पे दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, एक इस तरफ से 10 न्यूटन। जब भी हमारे पास इस तरह का एमसीक्यू आता है तो याद रखें, जब भी हमें स्प्रिंग पे टेंशन अप्लाई करने का कहा जाए तो हमारे पास उसमें टेंशन, आप टेंशन एक बात याद रखें, टेंशन कभी भी रिजल्टेंट फोर्स की वजह से नहीं होती। अगर आप यहाँ पर रिजल्टेंट निकालेंगे, एक फोर्स आपने इधर लगाई, एक फोर्स इधर लगाई, दोनों का आंसर 0 आ जाएगा। दिस इज नॉट द रिजल्टेंट फोर्स। टेंशन पे कितनी होगी, उनमें से ए का मैग्नीट्यूड होगी, मतलब कि अगर दोनों 10 न्यूटन है तो यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड टेंशन का 10 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट 11 देखें आप, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकंड इज, इस 2 सेकंड आएगा यहाँ पे, इन 2 सेकंड विल बी s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। टाइम आपके पास जो है वो दैट इज 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। कलर यहाँ पे चेंज कर दूँ, डिफिकल्टी होती है देखने में। चले यहाँ पे 2 इंटू जी 19.6 मीटर दैट इज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट देखिए आप 12, टॉर्क प्रोड्यूस बाय सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स उसके सेंटर मास पे अप्लाई हो रही है किसी भी बॉडी की, तो उसमें मोमेंट आर्म आपको पता है 0 होता है, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। 13 देखें, विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर। कौन सा ग्राफ है वो यहाँ पे शो कर रहा है मोशन ऑफ अ हैवी स्टील बॉल। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एक आपके पास ग्राफ स्पीड है, ये टाइम है, बीटा भी स्पीड और टाइम में है, चार्ली डिस्टेंस फॉलन और टाइम में है, ये भी डेल्टा भी डिस्टेंस फॉलन और टाइम में है। इसमें बहुत सारे वेज हम आंसर निकाल सकते हैं, मैं आपको सारे वेज बता देता हूँ। देखिए पहला हमारे पास है, अगर आप बीटा और चार्ली ग्राफ देखें तो यहाँ पे आपके स्टॉप हो गए हैं बीटा और चार्ली, बीटा और डेल्टा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड और डिस्टेंस फॉर्म देखिए, हमारे पास अगर हम फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन देते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, मैंने आपको सिंपल बताया था v इज इक्वल टू जी टी, यहाँ से वेलोसिटी का टाइम के साथ क्या रिलेशन आ रहा है। अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू किया s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो s डिस्टेंस का टाइम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन वाला ग्राफ देखें तो स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ अल्फा ही बन रहा है, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। बीटा में अगर हमारे पास चार्ली में हमारे पास है वो यहाँ पर टी स्क्वायर होता इस एक्सिस के ऊपर, फिर ये आंसर ठीक होता, लेकिन इस गिवन कंडीशन में अल्फा ऑप्शन ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको कहा, मैनी चीज है, इस ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप 14, a student drops a table tennis ball in air, स्टूडेंट टेबल टेनिस बॉल फेंकी, what happens to velocity and the acceleration of the ball during the first few seconds after release if we consider air friction। स्टूडेंट यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले तो एक बात कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे फेंकते हैं तो याद रखें उसकी इंक्रीजिंग वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस वाले ऑप्शन तो अल्फा और बीटा तो पॉसिबल ही नहीं। बाकी बात है कि चार्ली और डेल्टा की। अब देखिए उन्होंने कहा है कि वी कंसीडर एयर फ्रिक्शन, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है जब भी कोई बॉडी फॉल करती है, अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में पढ़ा है। लेकिन अगर हम एयर फ्रिक्शन को सपोज करेंगे, उसको काउंट में लेंगे, तो एयर फ्रिक्शन इसकी मोशन को अपोज करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास इसको अपवर्ड थ्रस्ट लगेगा और इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम होगा। जितना ही मूव करेगा फ्यू सेकंड में, जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स बढ़ती जाएगी, नेट एक्सेलरेशन जो है वो कम होगा, सो डिक्रीजेस इसमें एक्सेलरेशन होगा। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन, डेल्टा भी जो है वो रॉन्ग है। 15 एमसीक्यू देखिए, अ कार इज ब्रॉट रेस्ट इन 5 सेकंड फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द एवरेज डिस्लेशन वेलोसिटी बाय टाइम 10/5 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 16 एमसीक्यू देखिए,
स्कायर इज ट्रैवलिंग डाउन हिल, एक स्कायर जो है आ रहा है, द एक्सेलरेशन ऑन हार्ड स्नो इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑन सॉफ्ट स्नो इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विच ग्राफ शोज द मोशन ऑफ स्कायर बाय मूविंग फ्रॉम हार्ड स्नो टू सॉफ्ट स्नो। बताएं कौन सा ग्राफ जो बता रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हमारे पास अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा 4 ग्राफ गिवन है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हम एंगल से भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारे पास एंगल से कैसे निकालते हैं, tan थीटा से निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan ऐसा है जिसका एंगल के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एंगल बढ़ा है मतलब tan थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे अल्फा ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे इसकी वैसे ही डिक्लाइन आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसमें अगर हम देखें जहाँ से ग्राफ बेंड हो रहा है, एक थीटा 1 यहाँ बन रहा है, थीटा 2 यहाँ बन रहा है। आप क्लियरली देख सकते हैं थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। इसका मतलब कि पहले यहाँ तक पॉइंट पी अगर मैं कहूँ तो ओरिजिन से पॉइंट पी तक जो है ग्राफ का एंगल ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा था। लेकिन पॉइंट पी के बाद एंगल कम हुआ, एक्सेलरेशन कम हो गया। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा में भी आप यही पॉसिबिलिटी लगा लें तो यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो गया, तो ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 देखें आप, विच व्हीकल एक्सेल हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। किस व्हीकल का 5 मीटर पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन है। पहले देखिए आप बाइसिकल एंड इट्स स्पीड चेंज फ्रॉम 2.5 डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल टू 5। कार का है 15/5 3, 20/15। A motorbike when its speed changes from 50 मीटर पर सेकंड in 10 सेकंड, 50/10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 MCQs again students. In projectile motion the acceleration in the vertical direction ay is equal to minus g, मैंने आपको बताया थ्रू आउट द मोशन। लेक्चर में मैंने डायग्रामेटिकली बताया था, वर्डिंग में बताया था। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जीरो नहीं होता, वेरीज विद टाइम नहीं होता, इस सेकंड पॉजिटिव भी नहीं होता, नेगेटिव होती है। 19 MCQs, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx आपको पता है वो कांस्टेंट होता है। सो इसमें आप इंक्रीजिंग विद टाइम तो गलत है, इज यूनिफॉर्म बीटा ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। ये भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं होता। 20 MCQ देखें, an object is launched in an arbitrary direction in space with a certain initial velocity and moves freely under gravity. Its path will be, कहते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में फेंका स्पेस में, अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी फॉर जब मूव करता है तो उसका पाथ कैसा होगा, ऐसा होगा। अब ये तो प्रोजेक्टाइल बन गया और इसको हम बोलते हैं पैराबोला, बीटा ऑप्शन। 21 MCQ देखिए, the velocity component with which the projectile covers certain horizontal distance। कहता है कि वो वेलोसिटी कंपोनेंट जिससे वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस मैक्सिमम, कहता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होती है, एट द मोमेंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, प्रोजेक्शन, हाईएस्ट पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। आपको पता है अभी हमने एमसीक्यू डिस्कस किया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो सेम रहता है। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 देखिए, द वेलोसिटी कंपोनेंट विद व्हिच द प्रोजेक्टाइल कवर्स certain vertical distance is minimum at the moment of। अब ये एमसीक्यू बिल्कुल प्रीवियस एमसीक्यू से रिलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स डिफरेंट है। यहाँ पे एक तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, क्योंकि यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो गई है, वी वाई के बारे में पूछ रहा है। मिनिमम कहाँ होता है, आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट के ऊपर यहाँ पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। वेलोसिटी का सारा जो कंपोनेंट एक्टिव होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब जिसकी वैल्यू होती है vx इज नॉट इक्वल टू 0, vy इज इक्वल टू 0। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट मिनिमम का होगा चार्ली ऑप्शन। इस एमसीक्यू का ये ऑप्शन होगा। अब इसमें से इसी एमसीक्यू में से हमारे पास समटाइम आते हैं बताएं कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी जो कितनी होगी, 0 होगी, मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट समझते हैं कि इसमें मिनिमम होगी, हालांकि वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी प्रेजेंट है, तो मिनिमम का आंसर ठीक है, 0 का ऑप्शन वहां पे ठीक नहीं है।
अगर यहाँ पे एक और एमसीक्यूज, अगर वो हमसे ये कहें कि हम लेट्स से हमें डायग्रामेटिकली उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे ये कहा गया कि ये जी वेक्टर 6 मीटर पर सेकेंड है और ये वाला वेक्टर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो बताएं हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास आपको पता नहीं है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट ही सब कुछ होता है, तो यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी एमसीक्यू आ सकता है। 23rd देखिए स्टूडेंट्स, 23rd में इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री इट इज सर्टेन टारगेट इट विल हैव द सेम रेंज इफ इट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ, जाहिर बात है इस एंगल को 90 में से माइनस कर दें, दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे तमाम एंगल जिनका सब 90 डिग्री होता है उनकी रेंजेस इक्वल होती है। 24 an object covered an object with constant speed, एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है, अल्फा ऑप्शन इज नॉट एक्सीलरेटेड, might be accelerated, is always accelerated, also has a constant velocity। देखिए हमें कहा गया है एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड है तो मतलब हो सकता है वो सर्कल में मूव कर रहा हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, इट इज नॉट कंफर्म। हमारे पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन ठीक होगा जिसका कि माइट बी एक्सीलरेटेड है, बाकी अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा ये सारे के सारे एग्जैक्ट आंसर हैं जो कि हमारे पास नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्लियर नहीं है कि मोशन कौन सी है। अगर हमें कहा जाता है कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो तब हमारे पास क्लियर होता है। लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर ही ये चीज नहीं गिवन थी कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है या लीनियर पाथ में, पॉसिबिलिटी इसका ऑप्शन था, सो बीटा इज करेक्ट। 25 देखिए, the angle of projection for which the maximum height and the horizontal range of projectile are equal यहाँ पे आएगा is, वो एंगल बताएं जब हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होते हैं। बुक का न्यूमेरिकल है tan इनवर्स ऑफ फोर्स एट थीटा इज इक्वल टू 76 डिग्री, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 26 एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट, when the body move with increasing acceleration the velocity time ग्राफ is, जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। स्टूडेंट ये आपको कर्व दिख रहा है, सो बीटा इज करेक्ट। अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि सर इस तरह से भी तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी हो सकता है, तो याद रखें जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जैसे मैंने ब्लैक कलर शो किया तो इसका एक्सेलरेशन स्टूडेंट कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इंक्रीजिंग में नहीं। 27 एमसीक्यू देखें, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम एक्सिस इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, बताएं जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अंडर एरिया वीटी ग्राफ लाइक दिस, ये एरिया किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू टाइम, वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट बनते हैं मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। 28 एमसीक्यू देखें स्टूडेंट्स, the horizontal range of a moving projectile depends, उसका फार्मूला है रेंज का v I स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है और एंगल है और ग्रेविटी है। ग्रेविटी पता है आपको कि हम 2 डायमेंशनल मोशन में प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में कहते हैं कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसमें बोथ वेलोसिटी और एंगल आएगा। अल्फा द मास प्रोजेक्टाइल, द एंगल ऑफ मास, द वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल। अब इसमें आपको ऑप्शन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है डेल्टा है, बोथ वेलोसिटी एंड एंगल। नेक्स्ट देखिए 29, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम होती है, वो का शॉर्ट क्वेश्चन है। जब हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं एट पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग एंड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, सो इसमें मिडिल ऑफ हाइट भी नहीं हो सकता, 1/4 ऑफ हाइट, 1/6 ऑफ हाइट भी नहीं हो सकता, all along delta is just before striking the ground। 30 एमसीक्यू स्टूडेंट्स, the decrease in velocity per unit time is called, जब velocity डिक्रीज होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, डिसलेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं उसको, डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 31 एमसीक्यू देखें, the velocity time graph of body moving in a straight line is shown in figure, the displacement and distance, displacement और distance बताएं ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड और रिस्पेक्टिवली, आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यूज बतानी है। अब एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ आपको पता है हमारे पास
डिस्टेंस दे सकता है और डिस्प्लेसमेंट दे सकता है। डिस्टेंस इन तमाम का एरिया आपको निकालें। देखिए 4 × 2 8 मीटर, 2 × 2 4 मीटर, 4 मीटर, तो तमाम को ऐड कर दें। हमारे पास डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो डिस्टेंस तो इसका आ गया 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये वाला पोर्शन जो है नीचे वाला, ये नेगेटिव में है, तो ये यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 8 मीटर। सो स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास बन रहा है, वो बन रहा है अल्फा, 8 मीटर एंड 16 मीटर। 32 एमसीक्यू देखें। A car covered 2/3 distance with 60 km/h and 1/3 distance with 20 km/h. Average speed is, देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, उसके लिए मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया था V एवरेज निकालने का, S1 प्लस S2 ओवर S1 V1 प्लस S2 V2। S1 कितना है 2/3, S2 कितना है 1/3, तो ये 2/3 1/3 ऐड करें 1 बन जाएगा। S1 2/3 ओवर 60 प्लस 1/3 ओवर 20। स्टूडेंट इसको सॉल्व करें, ये सारा आपके पास बन जाएगा 36 km/h। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनको ये फार्मूला अभी तक जो है वो नहीं याद आया कि सर ने लेक्चर में लिखवाया था, उनके लिए भी मैं थोड़ी सी एफर्ट और कर दूँ। V एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, S1 प्लस S2 T1 प्लस T2। तो यहाँ पे T1 और T2 आपको पता है कि यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है S = VT, तो T = S/V होता है। तो हमारे पास इस फार्मूले को अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा V एवरेज = S1 प्लस S2 V1 S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। तो ये यहाँ से फार्मूला है। 33 एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डज नॉट शिफ्ट व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड, द बॉडी इज सेड टू बी। कहता है कि जी जब आपको पता ही, मैंने आपको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बताया था, ये बॉडी है, जब हम आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 34 देखिए। Consider the figure in which two forces act on a single rod of length 2 meter as shown. What will be the value of moment couple produce? कपल का फार्मूला, कपल की आर्म की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, कपल की वजह से FL, एंगल इन्वॉल्व है sin थीटा, फोर्स हमारे पास है 10, कपल आर्म 2 sin 30, sin 30 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, तो टॉर्क बचेगा 10 न्यूटन मीटर। बीटा इज करेक्ट ऑप्शन। 35 देखिए स्टूडेंट्स। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 100 जूल सेकंड टू 300 जूल सेकंड इन 2 सेकंड। व्हाट विल बी द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट? टॉर्क का पता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल ओवर टाइम, 300 माइनस 100 डिवाइड बाय 2 which is equal to 100 न्यूटन मीटर। अल्फा इज करेक्ट ऑप्शन। 36 एमसीक्यू देखिए स्टूडेंट्स। द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क फॉलोइंग फिगर, इसमें मैंने आपको बताया था अगर एंगल यहाँ पे गिवन है तो सिंपली mgl sin थीटा, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसमें केस में होती है माइनस mg sin थीटा या mg sin थीटा। अगर हम एक केस ये था, अगर एंगल यहाँ पे गिवन होता यहाँ पे, तो फिर फोर्स होती mg cos थीटा, तो फिर टॉर्क होता mgl cos थीटा, लेकिन गिवन केस में बीटा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स 37। A uniform rod being of 200 Newton is supported horizontally as shown in figure. If the breaking tension of the rope is 400 Newton, how far can the block be of weight 400 Newton from point A on the beam as shown in figure? अब ये आपकी बुक की एग्जांपल है। उन्होंने कहा है कि ये एक रॉड है, उसका ब्लॉक जो है उसने इसके ऊपर रॉड को यहाँ पे एक वेज के ऊपर प्लेस किया और यहाँ हमने एक रस्सी बांधी हुई है 400 न्यूटन की। हम चाहते हैं कि ब्लॉक मैक्सिमम उस पोजीशन तक चला जाए जहाँ पे ये स्ट्रिंग ब्रेक ना हो। जाहिर बात है जब स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही तो मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन होल्ड करेगी।
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ जो ऊपर है फोर्स और नीचे यहाँ पे एक तो इसका अपना रॉड का मैस है, एक ब्लॉक है। तो डाउनवर्ड इसके दो टॉर्क प्रोड्यूस होंगे, एक अपवर्ड होगा। तो इन तमाम का बैलेंस होना जरूरी है। अगर मैं अपवर्ड टॉर्क को कहूँ टॉर्क 1, इसको मैं कहूँ टॉर्क 2, इसको मैं कहूँ टॉर्क 3, तो टॉर्क 1 मस्ट बी इक्वल टू टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3। यहाँ टॉर्क 1 जो है 400, इसका मोमेंट आर्म यहाँ से लेके सारा ही आएगा। तो यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ तक सेंटर ऑफ 3 है, तो यहाँ तक कितना होगा 6। टॉर्क 2 400 ब्लॉक का मल्टीप्लाई बाय एक्स जो हमारे पास है, जो हमने फाइंड करना है, प्लस टॉर्क 3 200 मल्टीप्लाई बाय 3, या 2400 इज इक्वल टू 400x प्लस 600, इसको उस तरफ ले जाएंगे, x इज इक्वल टू 1800 over 400, आंसर विल बी 4.5 मीटर। लेकिन आंसर हमें जो गिवन है ऑप्शन में वो सेंटीमीटर में गिवन है, आप कन्वर्ट कर लें 450 सेंटीमीटर। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। 39 देखिए, a block of mass M shown in figure below hangs motionless. What is the tension in the each of row? बताएं हर एक रो में टेंशन कितनी। देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट अगर बनाए, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सेम लाइक हेयर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होंगे और उनका अगर ये इक्विलिब्रियम है तो वो इनका जो टेंशन है स्प्रिंग की वर्टिकल कंपोनेंट की, वो नीचे वाले फोर्स जो m ब्लॉक का मैस m है, इसकी फोर्स क्या होगी, इसकी फोर्स होगी mg, उसके इक्वल चाहिए। तो यहाँ पे 2ty इज इक्वल टू mg। अब 2ty क्या आएगा, t वर्टिकल कंपोनेंट साइन 45 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पे साइन जो है वो 45 डिग्री 1/√2 होता है, साथ में mg आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये 2 है, ये √2 है, आप 2 को लिख सकते हैं √2 एंड √2, t 1/√2, एक √t से कट जाएगा। इस साइड पे था mg, तो ये √2 इधर आके डिवाइड होगा, t इज इक्वल टू mg/√2 विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। Charlie is the correct option. 39 students, if a projectile cover path in 4 seconds then height again by 8. अब यहाँ पे सिंपल फार्मूला gt² इज इक्वल टू 8h, जो मैंने आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया था। अगर आपके माइंड में है फिर तो ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है, अदरवाइज आप कैलकुलेशन करते रहेंगे। यहाँ पे हाइट निकालनी है तो हाइट इज इक्वल टू gt², 4 का स्क्वायर और 8, 4 का स्क्वायर 16, g आप कह रहे हैं 10 बाय 8 कट जाएगा 220 मीटर। डेल्टा इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, लास्ट एमसीक्यू 40, अ यूनिफॉर्म रॉड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। कहता है ये आप एमसीक्यू आपने जरा ध्यान से देख लें। वैसे आई होप कि आप लोगों ने सारे ध्यान से देखे होंगे। मैं आपको बताता चलूँ ये वीडियो जो है ना डिस्कशन की, ये मैं 3 to 4 टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्ड करते करते कभी कैमरा ऑफ हो गया, कभी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, पता नहीं कितने तरह के मसाइल होते हैं। तो हम जितनी एफर्ट कर रहे हैं ना, यकीन करेंगे हम इतने नहीं कभी थके। अगर हम दिन में 10 लेक्चर भी पढ़ा रहे हैं ना नीटस के, कभी हम इतना नहीं थकते थे। मुझे इसी तरह याद है लास्ट टाइम मैं इस्लामाबाद के अंदर था, तो मैं वहाँ पे दिन में 16 लेक्चर पढ़ाता था, तब भी मैं इतना नहीं थकता था। सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर रात 8:40 पे आप लेक्चर होता, मैं तब भी इतना नहीं थकता था जितना मैं अब थक जाता हूँ। तो खैर आप आई होप कि आप तमाम लोग जब वो ध्यान से वजह से टेंशन से देख रहे होंगे। वो कहता है एक रॉड है 30 सेंटीमीटर का, हमने उसको सेंटर पे बैलेंस किया लाइक दिस, ये हमने बैलेंस किया एट पॉइंट, ये जब वो टोटल 30 का सेंटर पे किया तो ये पॉइंट होगा 15 का। यहाँ पे स्टूडेंट एक काम ये करें, जब ऐसा एमसीक्यू आए जैसे यहाँ 14 मीटर वेट इज हंग 5 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो आप लेफ्ट और राइट साइन लगा लें। वो कहता है लेफ्ट से हमने 5 सेंटीमीटर यानी कि इससे 5 सेंटीमीटर इस पॉइंट के ऊपर हमने एक वेट हैंग किया 14 न्यूटन का। अब इसका मोमेंट आर्म कितना बनेगा, वो बनेगा 10। इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा
अब कहता है वेयर 50 न्यूटन वेट भी हम टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, कहता है 50 न्यूटन का वेट कहाँ हम करें, इधर हमने 50 न्यूटन का वेट हम करना है तो कहाँ हम करें, आप इसके मोमेंट आर्म को कह दें दैट इज एक्स, तो 10 into 40, इस तरह इधर का मोमेंट आर्म 10, वेट है 40, इधर x into 50, तो स्टूडेंट आप इसको करेंगे 10 into 40, 400 डिवाइड बाय x आपके पास यहाँ से स्टूडेंट आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इज नॉट द ऑप्शन। अब जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है फ्रॉम राइट हैंड से कितना दूर है, राइट हैंड से कितना अवे, तो राइट हैंड से इस साइड से अगर आप स्टूडेंट देखेंगे, राइट हैंड से इस साइड पर अगर आप लोग देखेंगे, इस हाथ से ये वाला 8 सेंटीमीटर, x कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, राइट हैंड से कितना अवे होगा 7 सेंटीमीटर, तो राइट हैंड से 7 सेंटीमीटर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट ये थी हमारी आज की डिस्कशन यूनिट 2 की। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहे होंगे सारे एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।